हम सब अपने सोलर सिस्टम के जाने पहचाने चेहरों को जानते हैं, वो वर्ल्ड्स जिनके साथ हम बड़े हुए। लेकिन हमारे सोलर सिस्टम का एक दूसरा पहलू भी है जिसे हम अब डिस्कवर कर रहे हैं, वो जो सबसे अलग और मिस्टीरियस है। ऐसे वर्ल्ड्स जिनका शेप और साइज बिल्कुल अजीब है, जहां एक्सट्रीम लैंडस्केप्स हैं, मिस्टीरियस फिनोमिना है, और छुपे हुए सीक्रेट्स हैं। हमारा नेबरहुड हमारी इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा अजीब है। तो सवाल यह है कि ये अजीब वर्ल्ड्स कैसे बने? इसका जवाब जानने के लिए हमें उस फोर्स को एक्सप्लोर करना होगा जिसने इन्हें बनाया है, ग्रेविटी। और वो फोर्सेस जो इसके लगातार इनवर्ड पुल को रोकती हैं, और एक डीपर लेवल पर, क्योंकि हमेशा एक डीपर लेवल होता है। हमें यह सोचना पड़ेगा कि हमारे यूनिवर्स में इतनी कॉम्प्लेक्सिटी और ब्यूटी आखिर है ही क्यों। स्वागत है सोलर सिस्टम के इस अजीब हिस्से में। साइंस के ऐसे ही और रहस्यों को जानने के लिए विज्ञान शो को सब्सक्राइब करना न भूलें। गैस और डस्ट के एक क्लाउड से ग्रेविटी ने, जो हमारे यूनिवर्स का ग्रेट स्कल्प्टर है, हमारे स्टार और उसके आसपास के वर्ल्ड्स और मून्स को बनाया। और इस तरह हमारा सोलर सिस्टम तैयार हुआ। और तब से लेकर आज तक ग्रेविटी इन ढेरों वर्ल्ड्स को शेप देती आ रही है। चलिए, मैं आपको ग्रेविटी पर एक छोटा सा 30 सेकंड का लेक्चर देता हूं। मैं यहां न्यूटन की पिक्चर यूज करूंगा, आइंस्टाइन की नहीं, क्योंकि हमें रिलेटिविटी वाली एक्यूरेसी की जरूरत नहीं है। ग्रेविटी ऑब्जेक्ट्स के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये सिर्फ अट्रैक्ट करती है, इसलिए ये चीजों को एक साथ जोड़ती है। ये फोर्स सिर्फ ऑब्जेक्ट्स के बीच के डिस्टेंस पर डिपेंड करती है, एंगल पर नहीं। इसलिए ये अक्सर स्फीयर्स बनाती हैं। ग्रेविटी की यही प्रॉपर्टी है। जिसने मून्स और प्लैनेट्स को शेप दिया है। लेकिन हमारे सोलर सिस्टम पर राज करने वाले इन नियर परफेक्ट स्फीयर्स के परे, गैस और आइस के जायंट ऑर्ब्स से दूर, सोलर सिस्टम के एक डिस्टेंट रेल्म में हमें कुछ अजीब दिखाई दिया। इस दूर के रीजन को एक्सप्लोर करने के लिए सिर्फ एक ही क्राफ्ट भेजा गया है। और अपनी इस एपिक जर्नी में उस प्रोब ने अंधेरे में कुछ बेहद बिजार चीज मूव करते हुए देखी।
ये अर्थ या प्लूटो जैसा कोई स्फीयर नहीं था, बल्कि एक जायंट 2000 किलोमीटर लंबा एग शेप्ड वर्ल्ड था। इसके चारों तरफ ऑर्बिट कर रहे 2 चमकते हुए मून्स, आइसी रॉक के माउंटेन्स और एक हल्की सी रिंग। अगर आप हौमेया के सरफेस पर खड़े होते तो स्टार्स आपके ऊपर अर्थ के मुकाबले 6 गुना तेजी से घूमते हुए दिखते। हौमेया सच में एक अनएक्सपेक्टेड और अजीब शेप वाला ऑब्जेक्ट है। ऐसा पहला वर्ल्ड जो हमने डिस्कवर किया। सवाल यह है कि आखिर किस चीज ने ऐसे ग्रेविटी डिफाइंग वर्ल्ड को बनाया? रॉकी वर्ल्ड्स के लिए ग्रेविटी के इनवर्ड पुल को रोकने वाली फोर्स रॉक की रिजिडिटी से आती है। प्रेशर का रूल यह है कि वो हर डायरेक्शन में बराबर लगता है। अगर कोई फोर्स हर तरफ से अंदर दबा रही हो और कोई फोर्स उसे रेजिस्ट कर रही हो तो एक स्फीयर बनता है। तो आप सोचेंगे कि ये रॉक का बना है तो स्फीयर क्यों नहीं है? इसकी ग्रेविटेशनल पुल बहुत वीक है क्योंकि ये ज्यादा मैसिव नहीं है। सरफेस पर ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो रॉक की स्ट्रेंथ को तोड़ सके और उसे एक स्फीयर बना दे। तो किसी चीज को कितना बड़ा होना चाहिए कि ग्रेविटी रॉक से ज्यादा पावरफुल हो जाए? वो साइज या रेडियस करीब 200 से 300 किलोमीटर होता है। इसे हम पोटैटो रेडियस कहते हैं। सोलर सिस्टम में अगर कोई चीज इससे छोटी होती है तो वो ऐसी ही दिखती है, और अगर वो इस रेडियस से बड़ी हो तो वो अर्थ की तरह स्फीयर बन जाती है। हमने जो ऑब्जर्व किया है उस हिसाब से पोटैटो रेडियस का रूल काफी स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। वर्ल्ड्स जितने बड़े होते हैं वो उतने ही स्फेरिकल होते जाते हैं, लेकिन हौमेया इस रूल को तोड़ता है। पोटैटो रेडियस से कहीं बड़ा होने के बावजूद हौमेया एक राउंड वर्ल्ड होना चाहिए था। अगर इसका एग शेप साइज की वजह से नहीं है तो किस वजह से है? इसका क्लू हमारी अपनी वर्ल्ड को एक अलग नजरिए से देखने पर मिलता है। ये एक फोटोग्राफ है जिसमें हम बीच पर काम कर रहे हैं। हमने एक टाइम लैप्स लिया, लेकिन कैमरा को स्काई में एक पॉइंट पर फिक्स किया, सन पर। देखिए क्या हो रहा है। कैमरा फिक्स है लेकिन जमीन घूम रही है। आमतौर पर हम स्काई को अपने चारों तरफ घूमते देखते हैं। तो आमतौर पर अर्थ के सरफेस पर हमारा एक्सपीरियंस ये होता है कि हम स्काई, सन, मून और स्टार्स को अपने चारों ओर रोटेट होते हुए देखते हैं। लेकिन अगर आप उस मोशन को हटा दें तो आप यहां देख रहे हैं कि अर्थ स्काई के नीचे रोटेट हो रही है। ये अनयूजुअल व्यू वाकई इस बात का एहसास दिलाता है कि हम
रॉक की एक स्पिनिंग बॉल पर रह रहे हैं। स्पिनिंग सरफेस पर रहने के अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं। नई फोर्सेस पैदा होती हैं जिन्हें फिक्टिशियस फोर्सेस कहा जाता है। अगर आपने घूमते हुए राउंडअबाउट को पकड़ने की कोशिश की हो तो आप जानते होंगे कि छोड़ते ही आप बाहर की तरफ उड़ जाएंगे। ये कोई फिक्शन नहीं है। इस फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। अर्थ की तरह सोलर सिस्टम के सभी वर्ल्ड्स स्पिन करते हैं। लेकिन हौमेया इनक्रेडिबली फास्ट स्पिन कर रहा है। ये पूरा 2000 किलोमीटर लंबा वर्ल्ड हर 4 घंटे में एक चक्कर लगा लेता है। और इस वजह से वहां सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत पावरफुल हो जाती है। मैं आपको दिखाता हूं। मान लीजिए ये हौमेया है और हम इसे तेजी से स्पिन करते हैं। देखिए क्या हुआ। ये पहले स्फीयर था, अब ये फैल रहा है। इसका इक्वेटर बाहर निकल आया है क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चीजों को फ्लैटन करती है। देखा आपने, ये फिक्टिशियस फोर्सेस का काम है। हमारा मानना है कि हौमेया के कुछ हिस्सों के साथ ऐसा ही हुआ। वो इतनी तेजी से स्पिन कर रहा था कि कुछ टुकड़े टूट कर गिर गए। और असल में ये रहा। तो अभी आपने जो देखा वो एक डेमोन्स्ट्रेशन था कि हमारे हिसाब से ये सिस्टम कैसे क्रिएट हुआ था। ये उस सिस्टम की बेस्ट फोटो है जो हमारे पास है। जो टुकड़े अलग हुए वो अब वहां दूर मौजूद है। हौमेया स्पिन और ग्रेविटी के बीच की इस लड़ाई ने एक बेहद अजीब वर्ल्ड बनाया है। ग्रेविटी हमारे सोलर सिस्टम में हर चीज को शेप देती है और हमारी अगली डेस्टिनेशन पर इसके निशान साफ दिखते हैं। हमारे स्टार का खिंचाव हमें अंदर की तरफ ले जा रहा है। नेपट्यून से आगे, जब तक हम इनर मोस्ट आइस जायंट तक नहीं पहुंच जाते। यूरेनस शुरुआत से ही काफी अजीब है। यह प्लैनेट अपनी साइड पर झुका हुआ है, शायद पास्ट में हुए किसी जायंट इंपैक्ट की वजह से। लेकिन सिर्फ ये प्लैनेट ही अजीब नहीं है। वॉयेजर 2 अकेला स्पेसक्राफ्ट है जो मून मिरांडा तक पहुंचा है। जब यह साउथ पोल के पास से गुजरा तो इसके कैमराज ने एक बेहद अजीब पैचवर्क लैंडस्केप देखा। एवरेस्ट की हाइट वाले माउंटेन्स का ढेर और ग्रैंड कैनियन से भी गहरी कैज़म्स। सोलर सिस्टम के सबसे हैरान करने वाले सरफेसेस में से एक, जहां अजीब क्लिफ्स अनइमेजिनेबल हाइट्स तक उठती हैं। जो अर्थ पर दिखने वाली किसी भी चीज से अलग है।
तो सवाल यह है कि मिरांडा के इस बेहद बिजार फेस को किसने बनाया? हमारी वर्ल्ड की जियोलॉजी ऑ इंस्पायरिंग है, भले ही हम इसे अच्छे से जानते हों। मेरा मतलब है ये आइलैंड अटलांटिक ओशन की सरफेस से 2.5 किलोमीटर ऊपर उठता है। लेकिन जरा सोचिए, मिरांडा के सरफेस पर खड़े होना कैसा होगा। वहां एक स्लोप है जो करीब 10,000 मीटर्स तक फैला हुआ है। जब 1986 में वॉयेजर 2 ने ऐसी इमेजेस भेजी तो साइंटिस्ट को लगा कि यह वर्ल्ड बिल्कुल एग्जॉटिक है। शायद ये किसी चीज से हिट हुआ और फिर रीअसेंबल हो गया, एक फ्रैंकेनस्टाइन वर्ल्ड की तरह। लेकिन इस स्ट्रेंज जियोलॉजी का कारण और भी ज्यादा एग्जॉटिक है। हमें यकीन है कि मिरांडा पर ओकेजनल इंपैक्ट होते रहते हैं। इसका रिजल्ट ऐसा दिखेगा जैसे सब कुछ स्लो मोशन में चल रहा हो। डिब्री को उन ग्रेट स्लोप्स के बॉटम तक गिरने में करीब 10 मिनट का वक्त लगेगा। अर्थ पर इतनी ही डिस्टेंस गिरने में सिर्फ 50 सेकंड्स लगते। क्योंकि यूके की विड्थ से भी छोटे इस मून पर ग्रेविटी हमारी वर्ल्ड के मुकाबले 100 गुना वीक है। मिरांडा के स्ट्रेंज सरफेस का राज बेसिक फिजिक्स है। इसका डायमीटर सिर्फ 470 किलोमीटर है, जो पोटैटो रेडियस के करीब है। इसलिए इसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि इसे स्क्वॉश करके स्फीयर बना सके। लेकिन जियोलॉजी में बेसिक प्रिंसिपल्स के अलावा उस वर्ल्ड की हिस्ट्री भी होती है। वीक ग्रेविटी इस लैंडस्केप को पॉसिबल बनाती है, लेकिन इसे स्कल्प्ट करने के लिए वो अकेली जिम्मेदार नहीं है। मिरांडा के साथ जरूर कुछ ऐसा हुआ होगा जिसने इसके बैटर्ड और स्कार्ड सरफेस को क्रिएट किया। हमारे पास वॉयेजर 2 के जरिए बस कुछ झलकियां हैं जो बताती हैं कि इस मून का पास्ट काफी ट्रबल रहा है। मिरांडा की मिस्ट्री की चाबी यह है कि यह सरफेस उतना केओटिक नहीं है जितना दिखता है। यह पूरी तरह रैंडम नहीं है। यहां कोरोना नाम के 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स हैं और कम से कम इन 2 एक्सटर्नल रीजन्स पर रिजेस और फॉल्ट लाइंस मौजूद हैं जो इन्हें घेरे हुए हैं। और एक जियोलॉजिस्ट के लिए ये एक स्मोकिंग गन की तरह है। इससे ये पता चलता है कि ये सरफेस किसी एक्सटर्नल फोर्सेस या बाहर के इंपैक्ट से नहीं बनी थी, बल्कि ये अंदर से ही क्रिएट हुई थी। ये नई लैंड है, ये वॉल्केनोज है जो अर्थ की सरफेस के काफी नीचे गहराई में मौजूद एक हॉट स्पॉट से क्रिएट हुए थे और अटलांटिक ओशन की सरफेस से ऊपर आते बॉयंट हॉट मटेरियल की वजह से। हमें लगता है कि यहां भी ठीक वैसा ही हुआ है। मिरांडा पर भी बॉयंट मटेरियल ऊपर आया और ये फीचर्स बनाए। इसी इंटरनल टर्मोइल ने सैकड़ों किलोमीटर्स लंबे रूलर स्ट्रेट कैनियंस बनाए जो मून के फेस पर सैकड़ों किलोमीटर्स तक फैली हुई हैं। ये तब बनी जब इंटीरियर से ऊपर की तरफ दबाव डालते वार्म मटेरियल की वजह से सरफेस फॉल्ट लाइंस के साथ क्रैक हो गई। ये एक्टिव जियोलॉजी थी जिसने इस फ्रैंकेनस्टाइन वर्ल्ड को क्रिएट किया।
लेकिन इससे एक नई मिस्ट्री पैदा होती है, क्योंकि अर्थ की जियोलॉजी उस हीट से चलती है जो 4.5 बिलियन साल पहले इसके फॉर्मेशन के टाइम पर स्टोर हुई थी, और साथ ही रेडियो एक्टिव डीके से रिलीज होने वाली एनर्जी से। अर्थ की तरह मिरांडा हीट को रिटेन करने के लिए बहुत छोटा है, तो ये एनर्जी आई कहां से? इसका जवाब जानने के लिए आपको मिरांडा और उसके पेरेंट प्लैनेट के रिलेशनशिप को देखना होगा, और ग्रेविटी के एक और क्वर्क को भी। अपनी हिस्ट्री में शायद कई बार मिरांडा यूरेनस के चारों ओर एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में था। इसका मतलब था कि ये उस प्लैनेट के कभी बहुत करीब जाता तो कभी बहुत दूर, और बदलते ग्रेविटेशनल फोर्सेस ने इस मून में हीट पैदा कर दी, जिसने इसकी जियोलॉजी को एक नया रूप दिया। ग्रेविटी ने सोलर सिस्टम के सबसे पेचीदा लैंडस्केप्स में से एक को तराशा है। मुझे लगता है कि मिरांडा की कहानी लॉज ऑफ नेचर के बारे में कुछ बहुत गहरा सच बताती है कि कैसे उन्होंने हमारे सोलर सिस्टम के इन अजीब वर्ल्ड्स को बनाया है। यही वो तरीका है जिससे यूनिवर्स की हर चीज को शेप मिला है, क्योंकि इसका बुनियादी शेप, जो इस मामले में एक स्फीयर है, उन लॉज ऑफ नेचर की सादगी और ब्यूटी को दर्शाता है जिन्होंने इसे बनाया, यानी ग्रेविटी। लेकिन इसकी सरफेस की बारीकियां और पेचीदगियां इसके एक बहुत ही उथल-पुथल भरे और अक्सर केओटिक पास्ट को दिखाती हैं। तो असल में आप टाइम में जमी हुई एक हिस्ट्री देख रहे हैं। सादगी, समीकरण और कॉम्प्लेक्सिटी के बीच का यही तालमेल हमारे यूनिवर्स को सच में ब्यूटीफुल और अनोखा बनाता है। सोलर सिस्टम में और आगे बढ़ने पर हम आउटर गैस जायंट के क्षेत्र में कदम रखते हैं। यहां एक ऐसा नजारा है जिसका पूरे सोलर सिस्टम में कोई मुकाबला नहीं। एक ऐसा स्ट्रक्चर जो अपने साइज और शेप में बेहद अनोखा है। रॉक और आइस के रिंग्स। ये सैकड़ों व्यवस्थित लगातार चलने वाले ट्रैक्स और गैप्स में बटे हुए हैं, जैसे इन्हें किसी खास प्रिसिजन के साथ इंजीनियर किया गया हो। और ये इस सूने वॉइड में हजारों किलोमीटर्स तक फैले हुए हैं। तो आखिर नेचर ने सैटर्न्स रिंग्स की इस उलझी हुई खूबसूरती और इनके बीच के इन स्पाइरलिंग गैप्स और ट्रैक्स को कैसे बनाया? हमारे यूनिवर्स के बारे में पहली नजर में सबसे साफ दिखने वाली बात यह है कि यह वाकई में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन इसके बारे में सबसे गहरी बात यह है कि यह सारी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही सिंपल लॉज की वजह से निकल कर आती है। जरा इस डेजर्ट लैंडस्केप के बारे में सोचिए। यहां ये खूबसूरत सैंड ड्यून्स और लहरें मौजूद हैं, लेकिन अगर आप इन्हें गौर से देखें तो इन रिपल्स में एक रेगुलरिटी नजर आएगी। और इन सैंड ड्यून्स को देखिए, इनके गिरने का एंगल हमेशा एक जैसा ही रहता है। तो ये खूबसूरती और स्ट्रक्चर असल में सिंपल लॉज का ही नतीजा है। इस मामले में ये सिर्फ रेत के कणों को उड़ाती हुई विंड और उन्हें जमीन की तरफ खींचती ग्रेविटी है। और मुझे लगता है कि सोलर सिस्टम में इसका सबसे शानदार और यादगार एग्जाम्पल सैटर्न्स रिंग्स ही हैं। हालांकि पहली नजर में सैटर्न्स रिंग्स में कुछ भी सिंपल नजर नहीं आता।
हमें लगता है कि ये तब बने जब एक आइसी मून सैटर्न के बहुत करीब आ गया था और इसकी ग्रेविटी ने उसे टुकड़ों में तोड़ दिया, जिससे आइस के खरबों अलग अलग फ्रैगमेंट्स का एक ढेर बन गया। तो फिर उस केओस से सैटर्न्स रिंग्स जैसी एक व्यवस्थित खूबसूरती कैसे पैदा हुई? नासा के कैसिनी प्रोब ने इन रिंग्स की बारीकियों को शानदार तरीके से कैद किया है और उनके ऑर्बिट के बीच में इसे पूरे सैटर्नियन सिस्टम की सबसे चौंकाने वाली चीजें दिखीं। पेन एक बहुत ही शानदार और अनोखा ऑब्जेक्ट है। जरा कसीनी द्वारा ली गई इन फोटोग्राफ्स को देखिए। मेरा मतलब है कि ये किसी यूएफओ और पास्ता के एक टुकड़े जैसा दिखता है और ये सच में बहुत छोटा है। इसका डायमीटर 30 किलोमीटर से भी कम है, लेकिन रिंग्स पर इसका बहुत गहरा असर पड़ता है। असल में इसका शेप ही ये समझने का रास्ता है कि कैसे सैटर्न्स रिंग्स इतने खूबसूरत और कॉम्प्लेक्स बने हैं। आप इसके पीछे का बेसिक आइडिया यहां देख सकते हैं। तो ये है पैन, जो इस रिंग के अंदर ऑर्बिट कर रहा है। इसका मतलब है कि ये रिंग पार्टिकल्स इससे टकरा सकते हैं और इसकी सरफेस पर गिर सकते हैं। चूंकि पैन का ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत कमजोर है और ये पोटैटो रेडियस से भी छोटा है, इसलिए ये पार्टिकल्स दबकर स्फीयर नहीं बन पाते, बल्कि एक रिज की तरह वहीं जम जाते हैं। इन गैप्स की एक वजह यह भी है कि ये रिंग्स धीरे धीरे खाए जा रहे हैं। लाखों सालों से पैन अपने ऑर्बिट से आइसी पार्टिकल्स को साफ कर रहा है। फिर भी पैन सिर्फ 28 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन ये जिस ट्रैक पर मौजूद है वो 300 किलोमीटर से भी ज्यादा चौड़ा है। जाहिर है कि ये गैप इतना बड़ा है जिसे पैन अकेले सिर्फ पार्टिकल्स को खाकर साफ नहीं कर सकता। ये मून सिर्फ एक छोटा सा गैप नहीं बनाता, बल्कि ये बहुत ही बड़ा रास्ता तैयार करता है, जिसे एंके गैप कहा जाता है। इस गैप को 19वीं सेंचुरी के टेलीस्कोप से खोजा गया था। ये इस मून के डायमीटर से लगभग 10 गुना बड़ा है। इसके ऐसा करने का तरीका ही सैटर्न्स रिंग्स की कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए सबसे जरूरी है। तो मुझे आपको ऑर्बिट्स के बारे में एक बहुत जरूरी बात बतानी है। यहां सैटर्न है और ये है पैन, जो इसके चारों ओर ऑर्बिट कर रहा है। ऑर्बिट्स की ये खूबी है कि आप प्लैनेट से जितना दूर होंगे, आपकी रफ्तार उतनी ही धीमी होगी। ये बात न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की सादगी से जुड़ी है। इसका मतलब है कि पैन के अंदरूनी हिस्से वाले रिंग पार्टिकल्स ज्यादा तेजी से ऑर्बिट कर रहे हैं। वे इस मून से आगे निकल रहे हैं, जिससे पैन की ग्रेविटी उन्हें पीछे की तरफ खींचती है और उनकी रफ्तार कम कर देती है। वहीं बाहर की तरफ वाले रिंग पार्टिकल्स धीमी रफ्तार से चल रहे हैं, जिन्हें अब पैन पीछे छोड़ रहा है। इससे उन्हें एक ग्रेविटेशनल किक मिलती है, जिससे उनकी रफ्तार बढ़ जाती है। इसका नतीजा यह होता है कि पैन की ग्रेविटी अंदरूनी पार्टिकल्स को प्लैनेट की तरफ गिरा देती है और बाहर वाले पार्टिकल्स को एक हायर ऑर्बिट में धकेल देती है। और इसी तरह पैन इन रिंग्स में आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा गैप बना देता है। और
यहां अकेला नहीं है। डेफनेस, जो सिर्फ 8 किलोमीटर चौड़ा एक मून है, वो रिंग्स में अपना रास्ता खुद साफ करता है। ये नन्ही दुनियाएं इतने बड़े स्केल पर हैरान कर देने वाले स्ट्रक्चर्स बना रही हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि अब तक हमने सिर्फ इन्हीं मून्स को सीधे तौर पर इस तरह के ट्रैक बनाते देखा है, लेकिन यहां हजारों स्पाइरल्स और गैप्स ऐसे हैं जो ऐसा लगता है जैसे किसी भी चीज से नहीं बने। इनमें सबसे बड़े गैप्स में से एक है कसीनी डिवीजन, जिसकी चौड़ाई 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। तो आखिर इन बाकी स्ट्रक्चर्स को कौन बना रहा है? हैरानी की बात यह है कि इसका जवाब रिंग्स के अंदर नहीं, बल्कि आइस की इन डिस्क्स के बाहर छिपा है। सैटर्न के रिंग्स में वाकई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी और स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। सिर्फ गैप्स ही नहीं, यहां ऐसी डेंसिटी वेव्स भी हैं जो प्लैनेट के चारों ओर किसी रिकॉर्ड की ग्रूव्स की तरह लिपटी हुई हैं। और ये सभी स्ट्रक्चर्स असल में साइंकेडन मून्स की वजह से बनते हैं। पिछले काउंट के हिसाब से यहां 140 बड़े मून्स हैं और न जाने कितने ही छोटे मून्स। इन सभी की ग्रेविटी का असर रिंग्स में मौजूद पार्टिकल्स पर पड़ता है। इस जटिलता का एक बड़ा कारण ये मून है जो दिखने में किसी स्पेस स्टेशन जैसा लगता है, पर यह कोई स्पेस स्टेशन नहीं है। इसका नाम मिमस है। साइंस फिक्शन की दुनिया जैसा दिखने वाला एक अजीब मून, जिस पर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रेटर मौजूद है, पर यह साफ नहीं है कि यह मून इन रिंग्स को कैसे प्रभावित करता है, जबकि यह करीब 40,000 किलोमीटर दूर है। तो मिमास इन रिंग्स के बाहर ऑर्बिट कर रहा है, जहां यह सैटर्न का एक चक्कर तब पूरा करता है जब कसीनी डिवीजन के अंदर मौजूद पार्टिकल्स 2 चक्कर लगा लेते हैं। इसका मतलब है कि वो पार्टिकल्स अपने ऑर्बिट में बार बार मिमास से मिलते रहते हैं। यहां एक ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन होता है जो इन पार्टिकल्स के ऑर्बिट को बिगाड़ देता है और उन्हें डिवीजन से बाहर धकेल देता है। हर बार जब मून और आइस पार्टिकल्स एक लाइन में आते हैं तो मिमास की ग्रेविटी किसी अदृश्य हाथ की तरह आइस और रॉक के टुकड़ों को अपनी ओर खींचती है। लाखों सालों में इसी प्रक्रिया ने इस विशाल गैप को जन्म दिया है। और मिमास तो उन 140 मून्स में से सिर्फ एक है जो इन रिंग्स के साथ अपनी अलग रेजोनेंसेस बनाने की ताकत रखते हैं। इस पिक्चर को देखिए, यह कसीनी स्पेसक्राफ्ट से ली गई एक इमेज है। यहां की कॉम्प्लेक्सिटी वाकई दिमाग घुमा देने वाली है। यह प्रोमीथियस नाम के एक मून की रेजोनेंस है जो सैटर्न के 14 चक्कर लगाता है, जबकि अंदर के पार्टिकल्स 15 चक्कर पूरे करते हैं। और इसी वजह से रिंग्स में यह खास स्ट्रक्चर और हलचल पैदा होती है। यहां जैनस नाम का एक मून है जो रिंग्स में अपनी एक अलग पहचान बनाता है। और ये तो सिर्फ वो स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हम अब तक देख पाए हैं। सैटर्न के मून्स का ये ऑर्बिटल डांस इन रिंग्स में दर्ज हो चुका है। ये एक पैटर्न है जिसे देख पाना हमारी खुशकिस्मती है। जरा सोचिए, सैटर्न के चारों ओर ग्रेविटेशनल फील्ड कितना जटिल होगा और आप उसी को देख रहे हैं। ये बहुत खूबसूरत है। ये ऐसा लगता है जैसे किसी ने ग्रेविटेशनल फील्ड पर आइस क्रिस्टल्स छिड़क दिए हों ताकि हम उसे देख सकें। मुझे लगता है कि एक विनाइल रिकॉर्ड वाकई सैटर्न के रिंग्स जैसा ही है। यहाँ एक फिजिकल स्ट्रक्चर है जो हमें आवाज को महसूस करने का मौका देता है। जब आप उस पर नीडल रखते हैं, एक स्टाइलस नीडल, ठीक है ग्रैंडडैड,
लेकिन किसी रिकॉर्ड की रिकॉर्डिंग में इतिहास की एक समझ भी होती है। वो आपको बीते हुए समय के बारे में बताती है। और इन रिंग्स में दिखने वाले पैटर्न्स के साथ भी ऐसा ही है। सैटर्न के रिंग्स में हम ग्रेविटी को काम करते देख सकते हैं, जो हमारे सोलर सिस्टम को आकार दे रही है। सन से करीब आधा बिलियन किलोमीटर्स दूर एक ऐसा प्लैनेट है जो अपने आप में विशाल है, इतना बड़ा कि आप इसके अंदर बाकी सभी प्लैनेट्स को समा सकते हैं। जुपिटर की जबरदस्त ग्रेविटी ने इस अद्भुत दुनिया को बनाने में मदद की है। दो 2016 से नासा का जूनो स्पेसक्राफ्ट जुपिटर और उसके मून्स की खोज कर रहा है। जिसमें सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून भी शामिल है। गैनीमेड वाकई में एक बहुत ही अजीब दुनिया है। एक ऐसा मून जो एक प्लैनेट होने का दिखावा कर रहा है। यह इकलौता ऐसा मून है जिसका अपना मैग्नेटिक फील्ड है, जो अजीबोगरीब अरोरा पैदा करता है। इसकी सरफेस पर जूनो ने इसकी बर्फीली परत में गहरे और अजीबोगरीब निशान देखे हैं। ये चीजें इशारा करती हैं कि गैनीमेड शायद कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपाए हुए हैं। मुझे लगता है कि गैनीमेड अब सोलर सिस्टम की सबसे दिलचस्प जगहों में से एक बनता जा रहा है। यह गैनीमेड की बेहतरीन इमेजेस में से एक है जिसे जूनो ने लिया है। ये एक बहुत बड़ा मून है। ये सन का चक्कर लगाने वाली 8वीं सबसे बड़ी चीज है, जो मरकरी से बड़ी और मार्स से थोड़ी ही छोटी है। लेकिन ये हमारे मून से कुछ ज्यादा अलग नहीं दिखता। पर कई ऑब्जर्वेशन से हमें यह पता चलने लगा है कि इसकी सरफेस के नीचे कुछ बहुत ही रोमांचक हो रहा है। इसका एक सुराग गैनीमेड के अरोरा से मिलता है। गहन बारीकी से देखने पर पता चला है कि यह बहुत ही अनपेक्षित तरीके से काम करता है। अरोरा के लिए किसी प्लैनेट या मून को दो चीजों की जरूरत होती है, एक हल्का एटमॉस्फेयर और एक मैग्नेटिक फील्ड। तो गैनीमेड पर जो हो रहा है वो ये है कि चार्ज्ड पार्टिकल्स, खास तौर पर जुपिटर से आने वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के जरिए पोल तक पहुंचते हैं। वहां वे एटमॉस्फेयर के कणों से टकराकर उन्हें उत्तेजित करते हैं, जिससे वे चमकने लगते हैं। यही वो प्रोसेस है जो हम अर्थ पर नॉर्दर्न और साउदर्न लाइट्स के रूप में देखते हैं। हालांकि जुपिटर का भी अपना मैग्नेटिक फील्ड है जो गैनीमेड के अरोरा पर असर डालता है। इसके लिए कंप्यूटर मॉडलिंग की गई। गैनीमेड के फील्ड और अरोरा को जुपिटर के मैग्नेटिक फील्ड के साथ कंप्यूटर में डालकर देखा गया कि क्या होता है। एक प्रिडिक्शन मिली कि गैनीमेड का अरोरा पोल के आसपास डगमगाता या भटकता हुआ होना चाहिए, और हमने वही देखा। पर हमने ये भी देखा कि यह अरोरा जितना भटकना चाहिए था उससे कहीं कम भटकता है, जिसका मतलब है कि यहां कुछ और भी है। अगर गैनीमेड के पास एक और
दूसरा मैग्नेटिक फील्ड होता तो ये अरोरा के साथ इंटरफियर करता, जिससे उसका भटकना कम हो जाता। लेकिन उस एक्स्ट्रा फील्ड को पैदा करने का इकलौता तरीका यही है कि इस मून के अंदर की कोई लेयर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हो। सच कहूं तो मैं लैब के काम में कभी उतना अच्छा नहीं था। नहीं, ये काम नहीं कर रहा। क्या हमारे पास कोई और बैटरी है? हाँ, चलो दूसरी बैटरी जोड़ते हैं। यहां एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसमें एक बैटरी और एक बल्ब लगा है, और अगर मैं इसे कनेक्ट करूं तो इलेक्ट्रॉन्स बहने लगते हैं और बल्ब जल उठता है। पर अब देखिए क्या होता है अगर मैं इन दो वायर्स को सॉल्ट वाटर में डुबोकर आपस में कनेक्ट करूं। यह काफी कूल है ना? यहां सर्किट पूरा हो रहा है क्योंकि सॉल्ट वाटर असल में इलेक्ट्रिसिटी का एक कंडक्टर है। एक इलेक्ट्रिकल करंट बहता है और उससे एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो सकता है। तो हमारा मानना है कि उस तीसरे मैग्नेटिक फील्ड की शुरुआत यहीं से होती है, जो अरोरा को उम्मीद से बहुत कम भटकने देता है। इसका मतलब यह है कि गैनीमीड की सरफेस के नीचे सॉल्ट वाटर का एक ओशन मौजूद है। सोलर सिस्टम के सबसे बड़े ओशन में आपका स्वागत है। अंदाजा है कि इस मून के चारों ओर 100 किलोमीटर से भी ज्यादा गहरी वाटर की एक लेयर लिपटी हुई है। एक ऐसा ओशन जिसने कभी दिन की रोशनी नहीं देखी और जो 150 किलोमीटर मोटी सख्त आइस के नीचे छिपा है। लेकिन इतनी जमी हुई सरफेस के नीचे इतनी भारी मात्रा में लिक्विड वाटर आखिर बना कैसे रह सकता है? एक दिलचस्प थियरी इसकी सरफेस पर मौजूद उन अजीब निशानों से जुड़ी है। ये इंपैक्ट क्रेटर्स हैं। बाकी दुनियाओं की तरह ये कोई सिंगल क्रेटर्स नहीं, बल्कि लंबी चेन्स की तरह दिखते हैं। देखा जाए तो गैनीमीड पर ओशन होने की एक बड़ी वजह जुपिटर की मौजूदगी भी है। मैं इस छोटे से टेलीस्कोप से भी जुपिटर की सरफेस पर क्लाउड्स देख सकता हूं, जबकि आज रात यह करीब 600 मिलियन किलोमीटर दूर है। इतना विशाल कि इसके अंदर 1000 से भी ज्यादा अर्थ समा सकती हैं। इतना मैसिव होने के कारण इसका ग्रेविटेशनल पुल बहुत शक्तिशाली है। जुपिटर अपने पास आने वाली चीजों को अपनी ओर खींचकर उन्हें चीर देने की ताकत रखता है, और हमने ऐसा होते देखा है। यह एस्ट्रोनॉमी की हाल के समय की सबसे मशहूर इमेजेस में से एक है। क्या आप ये देख पा रहे हैं? ये कॉमेट शूमेकर लेवी 9 है। ये कॉमेट जुपिटर के बहुत करीब आ गया था, जिसे उसके ग्रेविटेशनल फील्ड ने अपनी ओर खींचा, टुकड़ों में चीर दिया और आखिरकार वो जुपिटर से जा टकराया। उसका टकराव इतना भयानक था कि हमें क्लाउड्स के बीच इंपैक्ट साफ नजर आया, और उनमें से कुछ तो अर्थ से भी बड़े थे। अब जरा इसे देखिए, और फिर इसे जो गैनीमीड की सरफेस है। भयानक टकराव जिन्होंने इन चेन क्रेटर्स को जन्म दिया। ये जख्म तो उस दर्द का एक छोटा सा हिस्सा है। जो गैनीमीड ने
जुपिटर के करीब रहकर झेला है। और यही बात ये समझने के लिए जरूरी है कि इसे अपना छिपा हुआ ओशन कैसे मिला। शुरुआती सोलर सिस्टम आज के मुकाबले कहीं ज्यादा उथल पुथल वाली जगह थी, जहां टकराव होना आम बात थी। सब कुछ टकरा गया। जुपिटर की विशाल ग्रेविटी ने अनगिनत एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स को अपनी ओर खींचा और गैनीमीड इस गोलीबारी के बीच फंस गया। इन इंपैक्ट से इतनी एनर्जी पैदा हुई जिसने इस मून को गर्म कर दिया और एक ऐसी प्रक्रिया शुरू हुई जिसने इसे पिघलाकर अलग अलग लेयर्स में बांट दिया। इसके कोर में भारी मेटल्स जमा हो गए और बाहरी हिस्सा वाटर और आइस की एक शेल बन गया। हमारा मानना है कि गैनीमीड ने उस गर्मी को अब तक बचाए रखा है, जिससे इसकी जमी हुई सरफेस के नीचे सॉल्ट वाटर का एक ओशन बना, जिसमें अर्थ के सभी ओशन से भी ज्यादा पानी है। सन से करीब 1 बिलियन किलोमीटर्स दूर ऑरोरा और ओशन वाली एक अजीब और विशाल दुनिया। हम यहां जीवन की संभावना के बारे में बात कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी दुनिया है, एक प्लैनेट के बराबर का मून जिसके पास मैग्नेटिक फील्ड, सॉल्ट वाटर ओशन और एनर्जी का एक जरिया है। वो सभी चीजें जो जीवन की शुरुआत के लिए जरूरी मानी जाती हैं। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि पहले हम मानते थे कि हैबिटेबल जोन सिर्फ किसी स्टार के आसपास ही होता है, जहां अर्थ, मार्स और वीनस चक्कर लगाते हैं, यानी वो इलाका जहां सरफेस पर लिक्विड वाटर हो सकता है। पर अब ऐसी जगहों को देखकर हम समझ पा रहे हैं कि हैबिटेबल जोन्स तारों से बहुत दूर भी हो सकते हैं, जैसे कि इस गैस जायंट के आसपास। और यहां यह काबिलियत ग्रेविटी की वजह से मिली है। इस दूर दराज के ओशन मून को पीछे छोड़ते हुए अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। एस्ट्रॉइड बेल्ट से गुजरते हुए। जो उस मलबे से बना है जिसे ग्रेविटी एक प्लैनेट में तब्दील नहीं कर पाई। और आखिरकार हम भीतरी रॉकी प्लैनेट्स तक पहुंचते हैं। यहां की दुनियाओं में ऐसे नजारे और लैंडस्केप्स हैं जो आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। ये बहुत ही अजीब और एलियन जैसी लगती हैं, लेकिन इन तमाम अजूबों के बीच शायद सबसे अजीब दुनिया छिपी है। अर्थ में आपका स्वागत है। यह सबसे बड़ा रॉकी वर्ल्ड है, जिसकी रेडियस करीब 6370 किलोमीटर है। यह थोड़ा अनोखा है क्योंकि इसका सिर्फ एक ही मून है, पर जो चीज इसे सबसे अलग बनाती है वो है इसकी सरफेस पर मौजूद लिक्विड वाटर। आपको शायद अर्थ उतनी अजीब ना लगे क्योंकि हम इस पर रहते हैं, पर हकीकत में ये एक बहुत ही रेयर वर्ल्ड है। हमारे सोलर सिस्टम में ऐसा कर पाना वाकई बहुत अद्भुत है, क्योंकि और कोई ऐसी दुनिया नहीं है जहां टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस
सरफेस पर लिक्विड वाटर को रहने दें। ये दायरा बहुत छोटा है और ये हमारी एटमॉस्फेयर की बारीकियों से तय होता है। टन्स ऑफ एटमॉस्फेयर इस रॉक पूल पर प्रेशर डाल रही है ताकि इसे बॉयल होकर उड़ने से रोका जा सके। हमारी एटमॉस्फेयर की बनावट, हमारी दुनिया के इतिहास, सोलर सिस्टम में हमारी जगह और ग्रेविटी से तय होती है। अब अगर आप इस प्लैनेट का मास थोड़ा भी कम कर दें तो प्रेशर गिर जाएगा और ये सब बॉयल होकर भाप बन जाएगा। और अगर मैं ग्रेविटेशनल पुल को और भी कम कर दूं तो पूरी एटमॉस्फेयर ही स्पेस में गायब हो जाएगी। हमारे प्लैनेट की इन तमाम खूबियों ने मिलकर यहां 4 बिलियन सालों से भी ज्यादा समय तक लिक्विड वाटर को बचाए रखा है। जिसने जन्म दिया प्लैनेट अर्थ की सबसे अनोखी चीज को। यानी लाइफ। जैसे जैसे हम सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर कर रहे हैं, हमें और भी अजीबोगरीब जगहें मिल रही हैं जो प्रकृति के खूबसूरत और सरल लॉज ऑफ नेचर और हर दुनिया के गहरे इतिहास के मेल से बनी हैं, जो हमारे सोलर सिस्टम के अनगिनत अजूबों को रचती हैं। और इसमें शामिल हैं हम। इन टेलीस्कोप्स को देखिए जो यूनिवर्स की ओर हमारी आंखें हैं। मुझे यह बात बहुत कमाल की लगती है कि हमारे सोलर सिस्टम की एक अजीब सी दुनिया पर एटम्स का एक ऐसा झुंड इकट्ठा हुआ जो एस्ट्रोनॉमी कर सकता है, क्योंकि अर्थ में कोई बहुत खास बात नहीं है। यह बस एक पत्थर का टुकड़ा है जिसने ग्रेविटेशनल कोलैप्स से बचने का रास्ता ढूंढ लिया है। लेकिन ग्रेविटी के उस खिंचाव और मैटर की अपनी जिद के बीच यहां मौजूद कुछ चीजों ने यूनिवर्स में अपनी जगह को समझने का रास्ता निकाल ही लिया। सैटर्न जैसी रिंग्स किसी और प्लैनेट के पास नहीं है। ये बेहद खूबसूरत है, पर यह सोचना भी अजीब है कि शायद ये हमेशा वहां ना रहें। अब हम जानते हैं कि ये रॉक और आइस के घेरे कोई स्थायी ढांचा नहीं है। ये लगातार बदल रहे हैं और शायद एक दिन पूरी तरह गायब हो जाएं। सैटर्न की रिंग्स को लेकर हमारे पास कई बड़े सवाल हैं। ये कितनी पुरानी है, ये कैसे बनी और ये कब तक टिकेंगी? नासा के कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने जवाबों की तलाश में 13 सालों तक शनि और उसकी रिंग्स की स्टडी की। कैसिनी की मदद से हमने शनि को पहले से कहीं ज्यादा करीब से देखा और ऐसे नजारों को कैद किया जिन्हें अर्थ से देख पाना नामुमकिन था। कैसिनी ने उन अजीब मून्स को भी देखा जो रिंग्स के बीच अपना रास्ता साफ कर रहे थे। सबसे बड़ी जानकारी तब मिली जब उसका सामना सैटर्न पर गिर रही एक अजीब तरह की बारिश से हुआ। सबसे पहले वॉयेजर ने ही संकेत दिया था कि ये पार्टिकल्स सैटर्न के अंदर गिर सकते हैं। कैसिनी मिशन के अंत में जब हमने स्पेसक्राफ्ट को रिंग्स और प्लैनेट के बीच से उड़ाया, तब हमने छोटे रिंग पार्टिकल्स को प्लैनेट के अंदर गिरते हुए पाया, जिसे रिंग रेन कहा जाता है। सैटर्न की जबरदस्त ग्रेविटी इन पार्टिकल्स को खींच रही है, जिससे ये रिंग्स धीरे धीरे घिस रही हैं। रिंग रेन की वजह से ये रिंग्स धीरे धीरे मर रही हैं, पर हमें ये नहीं पता कि ये कितनी तेजी से खत्म हो रही हैं। बस इतना पता है कि ये खत्म हो रही हैं।
रिंग से प्लैनेट की ओर गिरती इस बर्फीली बारिश के बीच से उड़ना कैसिनी की आखिरी कोशिशों में से एक था। 2017 में यह मिशन खत्म हो गया, इससे पहले कि कैसिनी ये जान पाता कि इन रिंग्स की कितनी जिंदगी बाकी है। सैटर्न की रिंग्स की उम्र का सही जवाब पाने के लिए हमें एक बिल्कुल नए मिशन की जरूरत थी। JWST अर्थ पर मिलने वाले किसी सामान्य टेलीस्कोप जैसा नहीं है। यह किसी माउंटेन की चोटी पर नहीं लगा है, बल्कि ये स्पेस में 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर तैनात है। इस स्पेस टेलीस्कोप को यूनिवर्स की गहराइयों में झांकने के लिए बनाया गया है, लेकिन इसके इंफ्रारेड कैमरास हमारे सोलर सिस्टम को भी एक नई रोशनी में दिखा रहे हैं। जो बाहरी प्लैनेट्स के चारों ओर उन धुंधली रिंग्स को भी रोशन कर रहे हैं जो हमें पहले कभी नहीं दिखी। आउटर सोलर सिस्टम तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, इसलिए JWST जैसा इंस्ट्रूमेंट जो इन दूर की चीजों को देख सके हमारे लिए बेशकीमती है। इसके टारगेट्स में सैटर्न और उसकी रिंग्स भी शामिल हैं, जहां उम्मीद है कि ये टेलीस्कोप ये बताने में मदद करेगा कि रिंग रेन कितनी तेजी से गिर रही है। ये रिंग्स ज्यादातर वाटर आइस से बनी हैं और इसके कुछ छोटे टुकड़े मैग्नेटिक फील्ड के जरिए प्लैनेट में गिर जाते हैं। ऐसा हर तरफ होता है, इसलिए हमारी ऑब्जर्वेशंस में हमें प्लैनेट के चारों ओर एक इंफ्रारेड ग्लो दिखता है, जो बताता है कि रिंग का मटेरियल अंदर बह रहा है। अगले कुछ सालों में JWST उस पट्टी में इंफ्रारेड ग्लो की तीव्रता को मापेगा, जिससे पता चलेगा कि रिंग्स कितनी तेजी से अपने पार्टिकल्स खो रही हैं। मैं ये जानने के लिए बहुत एक्साइटेड हूं कि सैटर्न की रिंग्स आज कितनी तेजी से घिस रही हैं, क्योंकि आज की स्थिति जानकर ही हम उनके अतीत और भविष्य का सही अंदाजा लगा पाएंगे। सैटर्न की रिंग्स को देखने में एक अलग ही बात है। इसमें बच्चों जैसी जिज्ञासा और एक प्रोफेशनल की उत्सुकता का एक अनोखा संगम होता है। ये जानकर कि सैटर्न की ये रिंग्स हमेशा नहीं रहेंगी और हम ठीक उसी पल यहां मौजूद हैं जब वे हैं, ये वाकई में कमाल की बात है। उम्मीद है ब्रह्मांड की इस रोमांचक यात्रा ने आपके सोचने का नजरिया बदल दिया होगा। क्या आपको लगता है कि भविष्य में इंसान किसी दूसरे हैबिटेबल जोन में घर बना पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो लाइक बटन दबाएं और विज्ञान की ऐसी ही अद्भुत कहानियों के लिए विज्ञान शो को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में सिर्फ विज्ञान शो पर।